2013 में 13%। इसका मतलब यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके दाम बहुत नियंत्रित हैं और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। सुधांशु, गरीबों के मसीहा हैं प्रधानमंत्री मोदी, देश अमीर लोग गरीब, ये बात स्वीकार रहे हैं क्या आप और आपके नेता? वैसे संदीप जी, हमारा कोई नेता ऐसा नहीं जिसने कहा गरीबी तो एक मानसिकता है। याद है आपको किसने कहा था? गरीबी होती नहीं है, इट्स ए माइंडसेट। राहुल गांधी जी ने कहा था। 1971 में इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। 2013 में सोनिया गांधी जी कह रही थी कि देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करानी है, 2/3 लोगों के पास खाना नहीं। 43 साल के बाद गरीब के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मान्यवर? पढ़ाई के बाद, उसके कमाई के बाद सबसे ज्यादा समस्या 2 होती है। बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे, और दूसरा कोर्ट कचहरी में फंस गए तो क्या करेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना दी और कोर्ट कचहरी के लिए मीडिएशन बिल इसलिए लाए कि मुकदमे लड़ते लड़ते तो जिंदगी गुजर जाती है और प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, तो एक मध्यस्थता का भी माहौल। तो इसके बाद गरीबी के बारे में एक सांगोपांग व्यवस्था। और आज मैं एक और बात कहूं जिस पर कि कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, अगर भारत में आज 1 अरब स्मार्ट मोबाइल फोन हैं तो इसका मतलब 80-90 करोड़ लोग तो उस स्थिति में हैं जो स्मार्टफोन को वहन कर सकते हैं। 5 किलो अनाज, अगर ये डाटा है कि 7.5 भूखों पेट सोएंगे, के पास ऑटो में, पर 81 करोड़ ऐसे हैं 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे। मान्यवर संदीप जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, ये फंस गया। उस परिस्थिति को समझना चाहिए। वो 5 किलो अनाज इसलिए दिया जा रहा था, जो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते हैं, वो 5 किलो अनाज उपलब्धता नहीं, कोविड काल में सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी। अगर हम पैसा भी किसी को दे देते, आप जाते मोहल्ले की दुकान में, सारे मोहल्ले को देने लायक राशन था क्या उसके पास? नहीं था। वो जिस वेयर हाउस से मंगाता उसके पास भी नहीं था। इसलिए वह व्यवस्था की गई थी। नहीं, वो व्यवस्था आज भी वो व्यवस्था चल रही थी मान्यवर। अब ऐसी स्थिति नहीं है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आज भारत की प्रति व्यक्ति आय यदि 86,000 से बढ़कर 1,72,000 हुई है तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। इसलिए कोविड के बाद सबसे बेहतर स्थिति में हम निकलने में सफल हुए हैं और गरीबी से ईमानदारी से लड़ा है और गरीबी से सांगोपांग लड़ा है। केवल ऐसा नहीं कि आपने कहा जी पैसा दे दो उतने से काम चल जाएगा, नहीं। गरीबी की स्वच्छता, गरीब की सुरक्षा, गरीब की कमाई, दवाई, पढ़ाई, हर चीज की व्यवस्था करने का काम। चलिए, आपको मैंने पूरा समय दिया। इसलिए गरीब के बारे में एक समग्रता से विचार है, क्योंकि समग्रता से विचार है। गरीब कितने हैं देश में सुधांशु? पैमाना क्या है गरीबी का? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट बताई है उसने कहा है कि अभी 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं और अब जो अनेक एजेंसियों के डाटा के अनुसार जिसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं उसमें लगभग 1% ही जनसंख्या रह गई है, जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। अब आप बताइए, खर्च के हिसाब से गरीबी का पैमाना था 2017-18 में जो आंकड़े आए आपने दबा दिए। आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? आपने एक नया पैमाना खड़ा कर दिया। मान्यवर, आपने अभी अपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि गरीबी को निर्धारण करने का कोई आंकड़ा नहीं, पैमाना नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पैमाने आए, आंकड़े दबा दिए, तो आप अपना वक्तव्य पहले स्पष्ट कर लीजिए। नहीं, मैं स्पष्ट, आपका क्या सबमिशन है? ना, कोई पैमाना नहीं है या पैमाने पे आंकड़े को दबा? पैमाना है ही नहीं। गरीबी का जो खर्च के आधार पर था वो न जाने कहां चला गया। अब आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेकर आए हैं, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़ दिया, उसका भी पुट, और इनकम का भी पुट जोड़ दिया है। पर उसका असल पैमाना क्या है उसमें आप कहीं ना कहीं गोल गोल घूमने लगते हैं। इसलिए यह सवाल। हाँ, मैं बात बता रहा हूं। जो लोग गोल गोल घूमने की बात कहते हैं वो तो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि असल पैमाना क्या है। उदाहरण के लिए मैं अपने आप वो विषय लेके आता हूं। आज आप कहते हैं कुछ खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर क्या है? 4.5%। 2013 में 13% थी। इसका मतलब यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके दाम बहुत नियंत्रित हैं
और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने कहा ना, जैसे comprehensive हमें यानी जरूरत सारी चीजों होती को मिलाकर है ही सुधांशु, करेंगे, तब ये बात। जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 हैं। रुपए लेती हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, राज्य सरकारें- सिर्फ केंद्र राज्य सरकार ने जो लिया राज्य वो में उसी आंकड़ा मुद्दे पे आ दिया रहा हूं। मैंने। मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए किसी राज्य सरकार ने जीएसटी, पेट्रोलियम में जीएसटी को नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्यों? पेट्रोलियम एक ही प्रोडक्ट है जिसका देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग, ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? क्यों होता है? जीएसटी में क्यों इसका नहीं अर्थ ये लेकर हो आ जाता है जाते? कि जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में मेजॉरिटी किसकी है? मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमने 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है, केंद्र ने भी, भाजपा शासित राज्य तो ने। ये सभी राज्य अभी एक सरकारों एक्साइज ड्यूटी कम की की है। एक मिनट और दूसरी बात, सुधांशु, एक मिनट, एक आप राज्यसभा सांसद, पूरी बात कर लो जो आपने नहीं नहीं नहीं, इसमें एक इंटरप्शन जरूरी है, पूरा जरूरी है आपने, क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। मैं ऐसे ही एक इंटरप्शन ये कर रहा था, पर आपने अंतर्राष्ट्रीय फलक की बात कर दी। एक मिनट सुनिए ना सुधांशु, अंतर्राष्ट्रीय फलक की जब हम बात करते हैं, जब आप ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तो यहां पर क्या ये आंकड़ा भी जानना और समझना जरूरी नहीं हो जाता कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं? भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है, 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। एक तस्वीर यह भी है। जवाब दे दूं इसका? जी प्लीज जवाब दे दूं। मान्यवर, जिस भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान भी हमसे ऊपर है, श्रीलंका हमसे ऊपर है, जहां खाने के लाले पड़ रहे हैं। लोगों ने देखा आटे के लिए गोलियां चल रही। ये कौन से लोग किस आधार के ऊपर बनाते हैं? ये किस गिरी हुई मानसिकता के लोग ये सूचकांक बताते हैं? जिनको हमने खैरात में अनाज बांटा वो भुखमरी के सूचकांक में हमसे ऊपर हैं। और विपक्ष के लोग, मैं कहूंगा, उस कौन सी गिरी हुई मानसिकता है जो इसका आकर ढिढोरा पीटते हैं? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ये कौन से आंकड़े, इसीलिए बताइए। कोई कहेगा, किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भुखमरी हमसे कम है, जहां पे ये हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कई बार ये जो सूचकांक तो होते हैं, इसकी थोड़ा बजाय जो एथेंटिक एजेंसीज हैं, ये प्राइवेट एजेंसी नहीं, सरकारें क्या कह रही हैं, सरकारें क्या कह रही हैं और आपके प्रेरणा स्रोत क्या कह रहे हैं सुधांशु। अब मैं दत्तात्रेय होस बोले, वो क्या बोले थे, उस पर आपकी तरजीह और तवज्जो चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपये प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं। ये कुल मिलाकर 43-44 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि 1% जो शीर्ष के लोग हैं इस देश में, 20% हिस्सेदारी उनके पास है आय की, संपत्ति 42% है, टॉप 10% के पास कुल कमाई का 57% चला जाता है, और बॉटम 50 के पास पल्ले हाथ 13% कमाई आती है। गलत जानकारी दे रहे हैं दत्तात्रेय होस बोले? देखिए, आप दत्ता जी का पूरा स्टेटमेंट मुझे अगर बता दें कि उन्होंने पूरा क्या बोला था। 2 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर, ये बिल्कुल सही बात है। 2 अक्टूबर 2022 स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आयोजित एक वेबिनार के दौरान ये सारी बातें कही।